अमूल्य निधि सर, मैं आपके पास आता हूँ। कल सर जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, संबोधन कर रहे थे, सर उन्होंने कहा कि जो तमाम सारी चीजें थी उसमें से जो 3 गारंटियां थी उसमें एक गारंटी जन औषधि केंद्र को लेकर भी थी। क्योंकि आप समाज के उस हिस्से में खूब काम करते हैं, इसलिए मैं उस वो सवाल मैं आपके पास लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा कि 10,000 से बढ़ा करके 25,000 जन औषधि केंद्र किए जाएंगे। सर 25,000 जन औषधि केंद्र नए खुलेंगे या उस 10,000 के अलावा 15,000 और खोलने का काम किया जाएगा? दूसरा, आंकड़े सर जो वो दे रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, कुछ 20-20 हजार करोड़ के आसपास के कारोबार की बात उन्होंने जन औषधि केंद्र के माध्यम से किया था। सर क्या ये 10,000 जन औषधि केंद्र 20,000 करोड़ के आसपास का कारोबार करने में सक्षम है जमीन पर? देखिए, दो तीन जो कल का पूरा भाषण था, जो हमारे योगेश जी जो बोल रहे थे कि मैं और देश की बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और ठीक है, कुछ बहुत सारी झूठे सपने और झूठे डाटा और झूठे बातचीत के बीच में कुछ चीज़ें आई, जो कि स्वास्थ्य के मामले में आपने जो पूछा सवाल, तो देखिए जन औषधि केंद्र की जो बात उन्होंने की है, ये तो एक सकारात्मक बात है। क्योंकि जन औषधि केंद्र मुख्य रूप से ये बहुत कोई ये प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं है। जन औषधि केंद्र पहले से शुरू है देश में, और 2014 के पहले जन औषधि केंद्र की पूरी कॉन्सेप्ट आई थी राजस्थान में। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो जेनरिक मेडिसिन योजना ला के, और जो पूरा जो एक मॉडल दिया था देश में, जिससे दवाओं की कीमत पे अंकुश लगाने की बात हुई थी। तो जो जेनरिक ड्रग्स हैं और जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं, उनकी कीमत में कई कई दवाओं में तो 100 गुना से अधिक कीमत का फर्क होता है। तो वो जो पूरा मॉडल था, उस मॉडल के आधार पर जन औषधि केंद्र खोली गई थी, और ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो ये क्लेम हम कर रहे हैं, ये क्लेम सिर्फ उस औषधि केंद्र को खोल के आप नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरा दवाओं में जो पूरा व्यापक जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट का जो रेगुलेशन है, जो दवाइयां आपने बाजार में उतारी हैं कोई दवाई की, अब जैसे आप सिंपल आप समझ लीजिए कि बॉटल और इंजेक्शन में जो फर्क है, आप पैरासीटामोल 16 पैसे में बनती है, कहीं 10 पैसे में भी बनती है, और कोई 2 रुपए में बेचता है, कोई 1 रुपए में बेचता है। तो ये जो कीमत है, ये कीमत उस हिसाब से आप आंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो 20,000 करोड़ बचाने की बात है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टडीज तो आई नहीं। क्या जन औषधि केंद्र की कोई स्टडीज आई है? अभी तक तो मैंने तो नहीं देखी, पढ़ी। क्या ये 10,000 सेंटर्स में कितने लोगों, जब स्टडीज तो वहां से आएगी जब आपने कितने लोगों को दवाइयां ली लोगों ने 10,000 से, और कितने लोगों ने कौन कौन सी दवाई ली, और वो उसकी ब्रांडेड दवाई कौन सी थी, और उसमें क्या गैप हुआ, जो कि राजस्थान में स्टडीज की गई थी, प्रयास एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने की थी, और जिसने ये बताया था। तो वो कोई एविडेंस नहीं है, ये तो आंकड़े हैं, आप आंकड़े फेंक दो, ये आंकड़े फेंकने की बात है ना। तो वहां पे प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो उनकी ही योजना है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो सीएजी की रिपोर्ट है ना, 7.5 लाख लोगों को एक ही नंबर 99999 डाल दिया गया, या 1.5 लाख 1.4 लाख लोगों का 8888 नंबर से जो है पेमेंट हो गई। कई जो लोग मर गए उनके दोबारा पेमेंट्स हो गई। इस पे तो उन्हें, क्योंकि ये उनकी योजना है, आयुष्मान भारत उनकी योजना है जिसका उन्होंने प्रचार किया था, और जो उन्होंने बोला भी कि कोविड काल के दौरान जो उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो उसमें ये बोलना चाहिए था कि वो फेल हुई है हमारी, और उनको रेदर देन जन औषधि केंद्र की जगह, क्योंकि जन औषधि केंद्र में अभी जब से आप देखिए की जगह आपको व्यापक हेल्थ सिस्टम पे बोलना चाहिए था ना, कि सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम कोविड के बाद आपने क्या किया। तो उसको बोलने की जगह आपने ये किया है, लेकिन उसके कोई डाटाज नहीं है। लेकिन ये ठीक है, कॉन्सेप्चुअली जन औषधि केंद्र एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में एक अच्छी कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जो है सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए, लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी रेगुलेशंस करनी पड़ेगी ना। आपको कॉस्ट कहाँ से आप निकालेंगे, कि कोई दवाई को बनाने में खर्च क्या होता है। आपने पब्लिक जो वैक्सीन सेंटर्स थे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ड्रग डेवलपमेंट का जो पब्लिक मॉडल था, उस मॉडल को आपने खत्म कर दिया। आज आप दवाओं के ऊपर इतने क्लेम कर रहे हैं बनाने के ऊपर, लेकिन आपका ड्रग डिस्कवरी रिसर्च जो है वो पूरा खत्म कर दिया आपने, और कॉस्ट पे रेगुलेशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका कोई डाटा नहीं है, ना कोई स्टडीज हुई है मेरे हिसाब से, लेकिन उनको दूसरी जो चीजों पे जो उन्होंने बोला है
मुझे लग रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड के ऊपर उन्होंने बहुत अपनी वो बता दी, लेकिन कोविड में जो नाकामियाँ हैं उनको नहीं गिनाया उन्होंने। माफ़ी माँगनी चाहिए थी कि कोविड में हमने लाशों को नदियों में बहाया है, जी। उस पे उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी। कोविड में उन्होंने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचाया, 40 लाख लोगों की मौतें हुई, उनसे माफ़ी माँगना चाहिए था कि हम आपकी जी। मौतों के आधार पे हम अब सरकारी हॉस्पिटलों को नहीं हैंडओवर करेंगे। आपने कोविड के बाद लेसन लिया पूरे देश ने कि पब्लिक सिस्टम स्ट्रेंथन करेंगे। भारत ने लेसन लिया कि पब्लिक सिस्टम को खत्म कर दो। तो ये जो आपने लेसन्स लिए, झूठे लेसन्स लिए, उसको भी बोलने चाहिए थे। अमूल्य सर, मैं आपके पास आता हूँ। जब प्रधानमंत्री की एक तरफ जब प्राचीर पर ये सारी चीजें चल रही थी, उसके पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था। ट्वीट में उन्होंने 3-4 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी थी। जो चिट्ठी वो थी जिसको उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जो उनके अनुभव थे, किस तरीके से दर्द के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और कैसे लोगों की प्रेरणा से वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दर्द के बजाय आनंद में बदलती चली गई, इसका उन्होंने एक पूरा खाका खींचा था। सर, सवाल जो मेरा है वो सीधे राहुल गांधी का जो टैगलाइन था, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि जो बात दिल से निकलती है वह दिल में उतरती है। क्या सर राहुल गांधी की बात कल प्रधानमंत्री से ज्यादा लोगों के दिल में उतर गई? सर अनम्यूट कर लें। जी, राहुल जी। गांधी जी ने अपनी पूरी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा की बात की और मैं उस यात्रा में शामिल था, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और यात्रा के बाद भारत जोड़ो अभियान भी बना है, जिसमें काफ़ी सारे सच्चाइयाँ और उसी पे चर्चा हो रही है, क्या सच और क्या झूठ है। और राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया संसद में, और उसके बाद जो उन्होंने समझौते नहीं किए पिछले 3 महीने में अपने बयान के ऊपर, तो वो लोगों के मन में बैठ गई। यात्रा में जो व्यक्ति भी मिला है उनसे, और यात्रा में वो क्या कर रहे थे? यात्रा में वो सच जानने की कोशिश कर रहे थे। आम लोगों के साथ जिस तरीके से वो मिल रहे थे, और बाद में जो उन्होंने बोला कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की बात जो की थी, वो जो उन्होंने बातें की थी, वो लोगों के दिलों में बस गए यात्रा के बाद। और यात्रा में ये कोई पार्टी की भीड़ नहीं थी, ये आम जनता की भीड़ थी, जिसके उन्होंने दुःख को समझा, जिसको दर्द को समझा और जिस अनुभव को समझ के उन्होंने बात की। वो उनकी जो चिट्ठी है और जो उनकी बातचीत है, वो लोगों के दिल में इसलिए बैठी है कि आप देख लीजिए सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से वो बढ़ गए। और जो इन कंपैरिज़न, तो अगर आप प्रधानमंत्री की बात आप सुने कल के उसमें, तो प्रधानमंत्री की बातों में सच्चाई नहीं झलक रही थी। प्रधानमंत्री की बातों में संवेदना नहीं थी। जब वो मणिपुर पे बोल रहे थे, तो माफ़ी माँगनी चाहिए थी पूरे देश से। उन्होंने भय भय का वातावरण निर्माण किया। जिस भय से मुक्ति की बात उन्होंने की थी, उन्होंने वापस भ्रष्टाचार का मुद्दा वातावरण निर्माण कर दिया और बता दिया, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, या बाकी अयोध्या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो, लेकिन उस पे उनकी बातों में कोई ये नहीं था कि कोई अफ़सोस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई। उन्होंने उसकी और बखान कर दी डिजिटलाइज़ेशन की। तो वो दिख रहा था कि वो जो आप किसी कॉन्फिडेंस से भी बोल रहे हैं, लेकिन अब जब आप झूठ बोलेंगे तो आपके चेहरे की सिकन तो दिख रही थी, वो खामोशी दिख रही थी। आपने जो है बोला कि हम जो है न संवेदना है, न सच्चाई थी, न जो आपने प्रॉमिस किया। आपने भय की प्रॉमिस की थी, आपने भ्रष्टाचार मुक्त की बातें की थी, आपने सुशासन की बात की थी। आपका गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका है, आप उसके बारे में नहीं बोल रहे। तो वो जो राहुल गांधी बोल रहे, राहुल गांधी रियलिटी की बात कर रहे और चैलेंजेस की बात किया उन्होंने अपनी चिट्ठी में। उन्होंने जो देखा वो बोल रहे हैं। आज आज मणिपुर पे प्रधानमंत्री को अगर बोलना है तो इसकी क्रेडिट किसको जाएगी? इसकी क्रेडिट इंडिया अलायंस, विपक्ष और जो उन्होंने पूरा घेरा सरकार को, तब प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा। आज जो अडानी की बात राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, उस पे उन्होंने पिछली बार बोला, उस पे प्रधानमंत्री मौन है। तो जो राहुल गांधी बेबाक तरीके से बेखौफ आज चल रहे हैं, आज उन्होंने बोला कि सांसद जाए तो जाए, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा, और वो अभी भी बोल रहे हैं। उनको ही पता है कि आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे किसान आंदोलन में जब प्रधानमंत्री कल आप बोल रहे थे, आप देखिए कि जिन मुद्दों पे, देश के मुद्दे क्या है आज? देश का मुद्दा भ्रष्टाचार है,
देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। आप कल युवा की बात कर रहे थे, आप किसानों की बात कर रहे थे। आपको पता है कि हरित क्रांति आपके 10 साल में नहीं आई है किसानों में, और आपने किसान कानून बदले हैं जिससे किसानों को रोड पे ला दिया आपने। कल वो मजदूरों की बात कर रहे थे, श्रमिक कल्याण की बात कर रहे थे। श्रमिकों के 54 लॉज आपने बदल खत्म कर दिए, जो कानून सालों से थे, इंपॉर्टेंट कानून थे। हम लोग उन मजदूरों के साथ काम करते हैं। माइग्रेंट एक्ट्स, जो पुराने एक्ट्स थे, आपने बंद कर दिए, खत्म कर दिए। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने उनके जो नागरिक का, कल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, डेमोक्रेसी की बात बोली। तो डेमोक्रेसी में आपने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, आपने इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को, ईडी और सीबीआई की बात नहीं करूंगा, वो तो ठीक है, वो तो आजकल जोक्स बना हुआ है कि आप भ्रष्टाचार करिए, अजीत पवार भ्रष्टाचार करे और भाजपा में और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। मतलब वो तो उन्होंने मॉडल दे दिया कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार करिए, हमारे साथ आइए, आप भ्रष्टाचार से आप क्लीन हो जाएंगे, सर्फ एक्सल आपको लग जाएगा। ये तो एक जोक हो गया आजकल। लेकिन जो आपकी इंस्टीट्यूशन अभी भी, मैं दाद देता हूं सीएजी को, कि आज भी सरकार की इंस्टीट्यूशन, आज भी इन सब के बावजूद भी सोचिए कि भ्रष्टाचार कितना है, कि सरकार के कंट्रोल वाली ऑर्गेनाइजेशन आज भी कम से कम कुछ तो बोल रही है। आज भी सीएजी रिपोर्ट को बोलना पड़ रहा है, कितना छुपाएंगे आप। तो वो दोनों में अंतर कल दिखा है। प्रधानमंत्री कल की जो पूरी बातचीत थी, एक तरफ राहुल गांधी की जो चिट्ठी थी, उसमें सच था, उसमें निडरता थी। और प्रधानमंत्री, मैंने तो कल प्रधानमंत्री की भाषण सुनने के बाद कविता ही लिख ली कि प्रधानमंत्री तुम मौन थे, अब भी तुम मौन हो। तुम्हारी खामोशी अब सही नहीं जाती, अब नहीं देखी जाती। तुम्हारी खामोशी मणिपुर को जलते देखा है, गुजरात पे भी देखा है। पहलवानों को, युवाओं की बात कर रहे थे कल, पहलवानों को चिल्लाते जंतर मंतर पर देखा है, महिला पहलवानों को। कल वो खेल की प्रशंसा कर रहे थे। उस किसकी खेल की प्रशंसा कर रहे थे, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते युवाओं को। आप महिलाओं की बात कल कर रहे थे, उनको चिल्लाते देखा है। तुम्हारी खामोशी, हाथरस बिल्किस बानो की चीख भी सुनी। यूरोप की संसद की कल वो बात कर रहे थे G20 पे, लेकिन उन्होंने ये कहना भी भूलना चाहिए था कि G20 पे यूएन में मणिपुर की चर्चा हुई। तो आप किस अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की बात कर रहे थे कि G20 ने भारत का डाइवर्सिटी देखा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे आपकी सरकार ने न बोलने के बावजूद भी यूएन में जाके चर्चा हुई। तो आपने ग्लोबली शर्मनाक किया हमें ना। तो वो मुझे लग रहा है कि इन दोनों पे पूरे अत्याचार और जिस तरीके से पे आप मौन हो जाते हैं, तो वो खामोशी और मौन दिखी, और शायद डर दिखा। दूसरी तरफ राहुल गांधी सच है, निडरता के साथ बात कर रहे, और वो जनता के बीच में गए। इतनी बड़ी यात्रा, बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद ये सबसे बड़ी यात्रा थी, जिसने लोगों को जोड़ा है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे वो खुल के आए हैं इस वातावरण में। पत्रकार आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, आम जनता आई है। मैंने देखी है कि कहाँ मध्य प्रदेश में महिलाएं पहली बार खुल के आई थी रोड के किनारे और बोली हम अपने उससे आए हैं मिलने के लिए। और उसमें एक किसी पॉलिटिशियन से मिलने के प्रति एक जो संवेदना थी आम जनता के साथ। हमारे सिलिकोसिस के जो पीड़ित थे उनसे राहुल जी ने मिला और उनको गले लगाया। आज आम व्यक्ति के साथ कौन से प्रधानमंत्री आप देखिए कि लड़े लग रहे हैं। राहुल गांधी कलावती पे जाते हैं और जब देश के गृह मंत्री कलावती जैसी एक महिला के ऊपर झूठ बोलते हैं कि हमने उनको दिया, कितना झूठ। राहुल गांधी तो सच की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने कलावती को ये किया, वो तो मिलके चल दिए। लेकिन आप झूठा क्लेम कर रहे हैं इस महिला के साथ। तो वो संवेदना है उनकी, अगर वो गए हैं तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है। और आज जो लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है, मुझे लगता है कि यात्रा के बाद जो अभियान में लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान के ऊपर भी अलग अलग राज्यों में जो चल रहा है, उससे लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ा है। और न सिर्फ उनके प्रति बल्कि जो इंटायर जो दूसरी विपक्ष और बाकी जो चीज है उनके प्रति भी, क्योंकि वो सच्चाई को निडरता से आज भी रख रहे हैं। सांसद में, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे अल्टरनेटिव जो हमारी वैकल्पिक मीडिया है उसके थ्रू, नॉट अदर मीडिया, बट उनके थ्रू रख रहे हैं। आज वो विश्वास कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं।
जी। अमूल्य सर, अंतिम सवाल यही प्रियंका गांधी को लेकर के, क्या प्रियंका गांधी की जो एक्टिविटीज एमपी इलेक्शंस को लेकर के बढ़ी हैं, ये जो सारी एफआईआर हैं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं? केवल टारगेट करने की बात है? सर अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लें। इन्होंने बोला कि ये एफआईआर पे तो पहले बहस चली कि एफआईआर सच है कि झूठ है, इस पे भी 2 दिन मीडियाज में काफी डिबेट चली थी। और ये जो सक्रियता है प्रियंका गांधी की, जो उन्होंने रैली जबलपुर में की प्रियंका गांधी ने, और जो जन सैलाब जुटा है, उससे मध्य प्रदेश में बीजेपी समझ नहीं पाई। और बीजेपी के पास इस बार मुद्दा नहीं है, लड़ाई इस बार मध्य प्रदेश में जनता वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस तो उसका एक एक पार्ट हो गया है, लेकिन वर्सेज है। और जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे पे कर्नाटका चुनाव जीती 40% कमीशन पे, वो यहाँ पे और लाडली लक्ष्मी पे भारी पड़ गया ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, और वो और ज्यादा सरल हो गया। और जिस बेबाकी से प्रियंका गांधी ने वहां कहा, वो उसका असर हुआ। और वो भी सिर्फ जबलपुर और ग्वालियर और बाकी सारे क्षेत्रों में। तो सरकार के पास है नहीं मुद्दे। और दूसरी बात ये भी कि जो लोग गए थे, 26 लोग या बाकी लोग, आज जो बात हो रही है मध्य प्रदेश में बाकी चीजों की, जो मुद्दे नहीं है आज, मुद्दे उनके जो भी कोशिश कर रहे हैं लाडली लक्ष्मी या बाकी योजना पे, उनके पास मुद्दे नहीं है बोलने के लिए। और वो जो नीचे की जनता जो त्रस्त है, वो देख रही है इसको। और उसका जी। असर, चूंकि यात्रा भी गई थी, और उसका असर क्लियर कट होने वाला। और प्रियंका गांधी की सक्रियता ये दिखा रही है कि, और वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होगी, इससे ये और असर पड़ेगा। और इससे उनके पास कुछ है नहीं, तो जनता के मुद्दे पे और जनता सामने आमने सामने है क्लियर कट। जी। और वो जी उसका प्रदीप चुनाव सर, का असर बिल्कुल मध्य प्रदेश में दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है।